हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नौशाद अली। तो हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े थे अब से पहले फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोगों ने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तक पढ़ लिया था। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले तो हम इन दोनों के अंदर अंतर देख लेंगे, क्या डिफरेंस क्या क्या होता है वो डिफरेंस देख लेंगे। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों का मीनिंग पिछली वीडियो के अंदर बताया था। फोटो मीन्स लाइट और फोस्फोराइलेशन मीन्स क्या होता है? फोस्फोराइलेशन मीन्स होता है एटीपी की सिंथेसिस, या फिर हम बोलेंगे एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंपल, आप इन चीजों को जानिए कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होता है और नॉन साइक्लिक के अंदर क्या होता है। मैं सिंपली बता दे रहा हूं। अपने पास मानो कि PS1 है और PS1 ही अकेला एक्टिव है। ये दो कंडीशंस में हो सकता है। पहला, हम बोलेंगे कि PS1 के पास में लाइट 700 nm आ रही है, और दूसरा कि PS1 अकेला ही प्रेजेंट अगर हो तो भी अपने पास क्या होगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। PS1 से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और वो इलेक्ट्रॉन ETS के थ्रू होते हुए जाते हुए और वापस किसके पास आ जाएगा? PS1 के पास आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। हमने पिछले वीडियो के अंदर इसको प्रॉपर्ली समझा दिया था। तो ये तो हुआ हमारे पास में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं उसको आगे हम पढ़ेंगे। फोटो मीन्स लाइट और फॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी का सिंथेसिस, या हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। नॉन साइक्लिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अपने पास एक PS2 था, दूसरा PS1 था। तो PS2 से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ था और इलेक्ट्रॉन ये जाता हुआ कहां तक गया था? PS1 तक गया था। फिर PS1 से इलेक्ट्रॉन फिर एमिट हुआ था और यहां पर फॉर्मेशन हो गया था NADPH2। ऐसा ही हुआ था क्या? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हमने जेड स्कीम के नाम से भी जाना था। यस और नो? इसका नाम जेड स्कीम भी था। हाँ, ठीक है ना। इससे आगे अगर हम देखें दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या आता है, वो सबसे पहली चीज, सबसे पहला डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसमें PS1 PS2 दोनों एक्टिव है, लेकिन इसमें ओनली PS1 या PS फर्स्ट क्या होगा बेटा? एक्टिव होगा। और इसमें क्या होगा? इसमें हम बोलेंगे कि PS1 एंड PS2। PS क्या है? पढ़े थे, फोटो सिस्टम, है ना। बहुत सारे पिगमेंट से मिलकर बना हुआ एक फोटो सिस्टम। तो PS1 और PS2 बोथ आर एक्टिव। यस और नो? इसमें दोनों ही क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। यहां पर अगर हम बोलें तो इसके अंदर क्या फॉर्म होगा? हम बोलेंगे कि इसमें ओनली ATP फॉर्म होती है। बोले तो हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन केवल होता है। इसके अंदर ATP के अलावा ATP एंड नाम सुना होगा NADPH2। NADPH2 दोनों का फॉर्मेशन होता है। या सुनो, दोनों का सिंथेसिस होता है। इन दोनों का यूज कहां होगा? हम डार्क रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है क्या कि ATP एंड NADPH यूज्ड हुए, है ना। कहां पर इनका यूज होता है? चलिए, ओनली PS1 एक्टिव होगा। ओनली इसमें PS1 और PS2 बहुत दोनों एक्टिव होंगे। इसमें केवल ATP बनेगा और उसमें ATP और NADH2 दोनों बनेंगे। ठीक है ना। यहां पर अगर हम बात करें ये कहां प्रेजेंट होता है, मैंने क्या बोला कि साइक्लिक कहां चलता है? व्हेन लाइट का अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो लाइट का वेवलेंथ कितना हो? 700 nm। ये हम बोलेंगे अबव द, क्या बोलेंगे? अबव द 680 nm से जब लाइट ज्यादा चली जाए तो PS1 या हम बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा या PS1 एक्टिव होगा। वहीं पर ये कब होगा भाई? 1 2 3। इसका अगर हम बात करें तो इसमें
दोनों एक्टिव होंगे कब? व्हेन लाइट का लैम्डा की अगर बात करें, लाइट की वेवलेंथ की अगर बात करें तो वेवलेंथ इसमें भी देखो, इसमें भी मिनिमम 400 है, यहाँ पे भी मिनिमम 400 रहेगा, दोनों जगह मिनिमम 400 ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा। वेल लाइट का लैम्डा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाए, बिलो या हम बोलेंगे 680 nm एंड बिलो द 680 nm। बात समझे कि नहीं समझे? या तो 680 या फिर 680 से नीचे होना चाहिए, ऊपर होगा तो PS1 चल जाएगा। इसके अलावा हम क्या बोलेंगे कि अगर हम देखें ये जो चलता है ये मोस्ट ऑफ द केस में थैलेकॉइड के पास चलता है। कौन सा थैलेकॉइड? वो थैलेकॉइड्स है ना, वो थैलेकॉइड जिसके ऊपर ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो ये कहां चलता है स्पेशली केस में? स्ट्रोमल लेमिला का नाम सुना होगा, और मैंने क्या बताया था, लेमिला का मीनिंग क्या होता है? पट्टी। मतलब ये ऐसी स्ट्रोमल लेमिला होती है जो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ती है। क्या यहां तक क्लियर है? अच्छे से दिमाग में बैठा लो, इसमें इलेक्ट्रॉन का कहीं यूज नहीं है, अपना इलेक्ट्रॉन ये खोता नहीं है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का यूज हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे पांचों के टेस्ट के अंदर, इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस की अगर बात करें तो वो कितना है? 0, कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस बोल सकते हैं, फिर यूज बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर हम क्या बोल सकते हो, जो यूज है वो क्या है? वो क्या है पूरा अपने पास में सारा ही, हाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर यूज होगा, यस और नो? होगा कि नहीं होगा? इसमें नहीं होगा और इसमें होगा। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर H2O की स्प्लिटिंग नहीं होती, बोले तो वाटर ब्रेक नहीं होता, यस और नो? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नॉट अकर, यस और नो? इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो देने वाला है वो कौन है? वाटर। तो हम बोलेंगे इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हाँ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। बात समझ आई कि नहीं आई? इसमें वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होता है, इसमें वाटर का स्प्लिटिंग होता है जिससे इलेक्ट्रॉन प्लस में प्रोटॉन और प्लस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अगर मैं बोलूं 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन और 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलना जरूरी है, किस चीज के लिए? वाटर के प्रोडक्शन के, सॉरी ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए, यस और नो? क्या यहां तक दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर में समझ आ गया? क्लियर, आपको क्लियरली समझ आ गया है? अगर यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया तो इससे आगे बढ़ते हैं, और इससे आगे की ओर अगर हम देखें तो एक टॉपिक आता है जिसका नाम है कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसको हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, और जो चीजें हमने लिखी है या पढ़ी है ना पिछली वीडियो के अंदर, उसी को हम दोबारा एक बार फिर रिपीट करेंगे। है कुछ नहीं, कुछ अलग नहीं है, बस इसी में ही है, इसी से जुड़ा हुआ है, और उसी को हम लोग देखने वाले हैं। नाम क्या है? कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ध्यान दीजिए, जिसको नोट्स बनाने हैं वीडियो को पुश करके तब वो नोट्स बना लेना। बात करें किसकी? कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या है? सबसे पहली बात, जब हम एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते हैं तो हमें एनसीईआरटी में बड़ा अजब गजब की लाइनें दिखाई देती है, और बहुत ऐसा लगता है कि पता ही नहीं क्या दिया हुआ है, पर एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। अगर आपने कोई लाइट रिएक्शन की ईटीएस पढ़ी है ना, तो ये वही है और कुछ भी नहीं है। कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या कहता है? सबसे पहली बात अपने पास है कि थैलेकॉइड है, और ये थैलेकॉइड का ल्यूमन है, और ये हम बोलेंगे स्ट्रोमल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, एक्स्ट्रा थैलेकॉइड, फिर स्ट्रोमा है, सॉरी स्ट्रोमा है, ये ल्यूमन है, सिंपल। हमें क्या चाहिए? यहां पर इस ल्यूमन के, इस
थैलाकोइड के पास स्ट्रोमा की तरफ फेस किए हुए F0 और F1 और F0 पार्टिकल लगे होते हैं, जिसकी एनसीईआरटी कहती है कि इसको CF1 और इसको CF0 के नाम से जानते हैं। C मतलब क्लोरोप्लास्ट, सिंपल। अब यहां से क्या देखने को मिलता है कि एक्चुअल में उल्टा लगा है, स्ट्रोमा की तरफ लगा होता है, इस तरफ बाहर की तरफ क्या है, स्ट्रोमा है। हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर ATS BTS चले, और चलने के बाद में जो प्रोटॉन यहाँ पर क्रिएट हुए वो सारे प्रोटॉन क्या करने चाहिए, वो प्रोटॉन हमारे पास में ATP बनानी चाहिए। अब ATP कैसे बनेगी, जब ये प्रोटॉन यहां से पार होंगे, जब ये प्रोटॉन यहां से पार होंगे, मानो कि यहां से पार हुआ तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाती है, ADP प्लस PI से क्या बन जाता है, ATP। ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और PI मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PH3PO4 की फॉर्म में होता है, H3PO4 या फिर H2PO4 माइनस, इन दोनों में से कोई एक होता है, वो किसके साथ जुड़ जाएगा जाके, ADP के साथ में PI, दोनों जुड़ करके क्या बना देंगे, ATP। मेरे को एक बात बताओ, जब यहां पर जो वाटर टूटा था, वाटर टूटा कि नहीं टूटा, यस और नो, हमने अभी भी पढ़ा। वाटर टूटने से क्या बने थे, प्रोटॉन्स बने थे, और प्लस में ऑक्सीजन बने थे। इलेक्ट्रॉन तो किसने ले लिए थे, PS2 ने। इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो प्रोटॉन यहाँ इकट्ठे हो गए। लाइट की वजह से ये वाटर क्या होता, टूटा था, लाइट की वजह से टूटा, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, यहां पर बनने वाले ATP को PP का नाम देते हैं, बोले तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन, या हम बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फॉस्फोराइलेशन कितने टाइप के, 3 टाइप के। पहला टाइप हम बात करें तो PP होता है, जिसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस में ही प्रोड्यूस होते हैं। कहां पे, बोलेंगे लाइट रिएक्शन में, सिंपल। दूसरा होता है SLP, दूसरा क्या होता है, SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जो SLP होता है वो एक्चुअल में प्रोड्यूस होता है हमारे पास कहां, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में, और इसके अलावा एक GTP की फॉर्म में कहां मिलता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर भी मिलता है। बहुत बढ़िया। तीसरा होता है OP, इसको मैं अलग से बता दूंगा। तीसरा होता है OP मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां मिलता है, ये ETS के अंदर मिलता है। ETS किसका बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का। ये ETS किसका है, क्लोरोप्लास्ट। दोनों में डिफरेंस समझिए। ETS और माइटोकॉन्ड्रिया में OP चलता है, मतलब क्योंकि वहां पर NADH2 का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और उसके हाइड्रोजन से ATP का फॉर्मेशन होता है, उसके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की वजह से ATP का, यहां बोलेंगे उसकी रिडक्शन, उसके ऑक्सीडेशन की वजह से ATP का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से OP या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। सॉरी, बार बार फोटोफॉस्फोराइलेशन आ रहा है मुंह पे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये ATP बनता कैसे है, कैसे क्या हो रहा है, बस इसी चीजों को थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं एक बड़ा सा क्या बना लेता हूं, एक बड़ा सा अपने पास में थैलाकोइड बना लेता हूं। मानो कि थैलाकोइड का ल्यूमन है, और ल्यूमन थोड़ा छोटा हो गया भाई, और थोड़ा बड़ा बना देंगे। एनसीईआरटी वाली चीजें ही पढ़ा रहा हूं बेटा, ध्यान से आप सुनिएगा इनको। ये मानो कि अपने पास थायराइड का ल्यूमन है, और ये अपने पास इसकी मेम्ब्रेन है, सिंपल। यहां पर क्या दिखाई देगा तुम्हें बेटा, यहां पर दिखाई देगा वही F1 और F0 पार्टिकल, सिंपल ही बना रहा हूं मैं इसको, वरना ये इतना डिटेल में होता है कि पूछो ही मत, है ना। ये F1 और F0 पार्टिकल है, ठीक है, और ये अंदर वाला पार्ट है जिसको हम लोग ल्यूमन के नाम से जानते हैं। ये बाहर वाला पार्ट है स्ट्रोमा। तुम्हें बता दूं, ये एक्चुअल में मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, और ये
मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन ही है, डबल मत समझना, इसलिए मैं यहां पर थोड़े से लिपिड टाइप का कुछ दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। इस तरीके से एक सिंगल मेम्ब्रेन है। अब इसमें अगर आप देखोगे, आपने क्या देखा होगा, यहां कहीं पर PS1 लगा, PS2 सॉरी, क्या बताया था, लेफ्ट साइड में PS2 और राइट साइड में यहां कहीं पर मानो कि PS1 लगा होगा। कौन सा लगा होगा, PS1। देखिए ध्यान से, इसके ठीक लोअर साइड पर अगर हम यहां पे बात करें तो इसके पास यहां पर क्या होगा, इसको कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। किसकी तरफ है, टुवर्ड्स द ल्यूमन, नॉट टुवर्ड्स द स्ट्रोमा। बाहर की तरफ क्या है, स्ट्रोमा। मैं स्ट्रोमा को थोड़ा और यहां लिख देता हूं क्योंकि वहां पर और डिटेल आएगी। स्ट्रोमा तो ये ल्यूमन की ओर लगा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन का बना होता है बेटा। इसके अलावा इसका दूसरे नाम की अगर बात करें तो इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा सुनिए, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहां से आगे देखिए आप, हुआ क्या एक्चुअल में जो हमने पढ़ा है कि इसके पास लाइट आई, और लाइट कितनी आई, मानो कि 680, और इसके पास भी लाइट आई थी 680 की, यस और नो। इसके पास भी कितनी लाइट आई, 680। दोनों के पास लाइट आ रही है 680 की, यस और नो। तो दोनों एक्टिव, यस। ये क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन बेटा कंपाउंड से बाहर नहीं निकलता, अपने ऑर्बिटल में, अपने ही ऑर्बिटल्स, तुम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे ऑर्बिटल्स, वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, एक्साइटिंग स्टेट, ठीक है ना। तो इसने इलेक्ट्रॉन एमिट किया, और इलेक्ट्रॉन एमिट करते ही बाहर की तरफ जो बैठा था वो था बेटा फियोफाइटिन। नाम याद है ना फियोफाइटिन का, हाँ। कहां पढ़े थे, याद करो, पीटीएस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ध्यान दीजिए, फोटोसिंथेसिस बोल सकते हो। इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया एमिट करने के बाद में, फियोफाइटिन को। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जो ले लेगा वो यहीं पर पास में कहीं बैठा हुआ है, कौन बेटा, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे हैं, उसका कारण है रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल को आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, और रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसे एमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आ रहा होगा, तो जब लो एनर्जी लेवल पे आ रहा होगा तो ये फियोफाइटिन, जिसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या बोलते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यस और नो होता है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है हमारे पास, किसका, PS2 का, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद में किसको दे देगा, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन जैसे ही आता है तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, है ना। अब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते ही ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन से बाइंड हो जाएगा। किससे बाइंड हो जाएगा, प्रोटॉन से। और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैं बोलूंगा कि PQ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, PQH2 में। एनसीईआरटी ने जो लिखा है ना, लिखा है कि इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैच कर लेता है। अब वो इलेक्ट्रॉन ETS में ना चला के जो प्रोटॉन क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, उसको दे देता है, और वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ल्यूमन की ओर छोड़ देता है। ध्यान से आप सुनिएगा, इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन आए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आने के बाद में इसने किसके साथ बाइंड अप कर लिया, इसके साथ, किसके साथ बेटा, प्रोटॉन के साथ में, और क्या बना दिया, PQH2। PQH2 जैसे ही बनता है तो इससे भी हाईली एक्सेप्ट करने वाला कौन, याद करो, यहां पर साइटोक्रोम, कौन बैठा है, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 याद है। ये जो साइटोक्रोम B6 है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो ये भाई साहब क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को बाहर से अंदर की ओर छोड़ देंगे। टेक्निकली समझिएगा, इस प्रोटॉन को बाहर से अंदर की, मतलब
इसने प्रोटॉन को ल्यूमन की ओर छोड़ा, ल्यूमन की ओर रिलीज किया, कारण इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया गया और प्रोटॉन यहां चला गया तो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लास्टोक्विनोन में। इसीलिए यहां पर कौन सी साइकिल चलेगी, क्विनोन साइकिल चलेगी। कौन सी साइकिल, क्विनोन साइकिल। अगर इतनी बातें समझ आ रही है तो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हम क्या देखते हैं कि साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास जाता है। मैं F को दूसरे कलर से दिखा रहा हूं क्योंकि ये दो अलग अलग अपने पास में कंपाउंड्स है, ठीक है। तो ये यहां पर गया और इसी के साथ जुड़े हुए मानो साइटोक्रोम B6 के पास। इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास जाते ही ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसको, Pc को। Pc बोले तो प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा किसको, किसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, PS1। इलेक्ट्रॉन जैसे ही PS1 के पास आया तो PS1 ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, एमिट कर दिया। और एमिट क्यों किया, क्योंकि लाइट आ रही है कितने nm की, 680 nm की। और यहां पे भी कितने nm की लाइट आ रही है, 680 nm की, ठीक है। यहां तक अगर बातें समझ आ रही हो तो इससे आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही एमिट किया तो यहां पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा है। इन भाई साहब का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग है, कौन, याद है, FeS, आयरन सल्फेट कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका, PS1 का। ये किसका था, PS2 का। ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और लेते ही इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ प्रोवाइड करा देगा, याद करो, FD। FD बोले तो फेरेडेक्सिन। फेरेडेक्सिन को जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो फेरेडेक्सिन इलेक्ट्रॉन को एक यहां पर लगा हुआ एक एंजाइम होता है जो एनसीईआरटी कहते हैं ना, बाहर की तरफ लगा हुआ है, जिसका नाम मैं लिख रहा हूं FNR। क्या नाम है, फेरेडेक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। फेरेडेक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। इलेक्ट्रॉन जैसे इसको देगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या करता है, ये NADP+ को इलेक्ट्रॉन इससे लेके, इलेक्ट्रॉन किससे लेके, इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है PS1 वाला, यहाँ हम बोलेंगे PS2 वाला जो इलेक्ट्रॉन घूम के आ रहा है, ले करके क्या बना देगा, और यहां पर प्लस में 2 प्रोटॉन जुड़ जाएंगे। कितने प्रोटॉन, ठीक है। और क्या बना देगा, NADPH2 या NADPH+ H आयन। यस और नो, एक हाइड्रोजन लूजली बाउंड होता है इसलिए उसको प्लस H आयन के फॉर्म में लिख देते हैं। इतनी बातें समझ आ गई। आप बोलोगे सर प्रोटॉन तो खाली एक ही है। अरे बेटा यहां पे तो ध्यान दो, स्ट्रोमा में से, किसमें से, स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन को क्या कर लिया गया, यूज कर लिया गया। क्योंकि देखो इसका रिडक्शन हो रहा है क्या, इसलिए इसका नाम FNR रिडक्टेज एंजाइम। क्या करता है, रिडक्शन करता है, किसका, NADP+ का। अब इसका जैसे ही रिडक्शन किया NADPH फॉर्म हो गया। बेटा पहली बात, हाइड्रोजन बाहर स्ट्रोमा से उठाकर के अंदर ले आए। दूसरा, बाहर जो हाइड्रोजन, पहला प्रोटॉन बाहर स्ट्रोमा से उठा करके अंदर ले आए और बाहर जितने प्रोटॉन थे उनको यूज कर लिया गया NADPH फॉर्म करने में। इसके अलावा ये 2 काम तो कर दिए। तीसरा काम क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आया, यहां पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए आया वाटर, H2। मान लेते हैं 2H2। ये 2H2 क्या करेगा, वाटर को स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इसको ब्रेक कर देगा और क्या बना देगा, 4 प्रोटॉन प्लस में ऑक्सीजन। याद करो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, यही से रिलीज हो जाता है। और प्लस में क्या, जो इलेक्ट्रॉन दिए, क्या दिए, इलेक्ट्रॉन, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा भाई, इलेक्ट्रॉन ले लेगा PS2। और ये PS2 एक्चुअल में किसका इलेक्ट्रॉन लेता है, ये PS2 एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लेता है किसका, वाटर का। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता रहेगा। मेरे को एक बात बताओ, पहला बाहर वाले प्रोटॉन को यूज करा दिया गया, इसका मतलब बाहर के, यहां पर बाहर की तरफ प्रोटॉन की कमी हो गई बहुत ज्यादा। इसके अलावा कुछ प्रोटॉन बचे भी तो उनको अंदर ले आया गया, ये प्रोटॉन अंदर आ गया। अब जब ये प्रोटॉन अंदर आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि बाहर जितने प्रोटॉन बचे थे उनको भी अंदर ले आया गया। इसके अलावा वाटर को तोड़ के प्रोटॉन को बना लिया गया।
इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, हाँ या ना, और जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा और बाहर प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी। कौन सा ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट, यहां बोलेंगे एक तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्यों, अंदर की तरफ प्रोटॉन ज्यादा है, बाहर की तरफ प्रोटॉन कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और यहां पर किसमें, ये है अपने पास में CF0 और ये कौन है, CF1, या हम बोलेंगे इसके जो सी सब यूनिट्स होती है, इन सब यूनिट्स का नाम सी होता है, ये समझ अलग शेप का होता है, मैं दिखाऊंगा कभी, ठीक है। इसके पास से जितने ये अपने पास प्रोटॉन्स बने, मैं सिंपली लिख दे रहा हूं, ये जो प्रोटॉन बने, इन प्रोटॉन्स को इसके अंदर से पार कराया जाएगा और जैसे ये पार होता है तो ये जो CF0 पार्टिकल है ये क्या करता है, ये रोटेट करता है, उसके रोटेशन से यहां पर अंदर की तरफ ऐड हो जाते हैं क्या, ADP, और प्लस में क्या जुड़ जाते हैं, PI, ये दोनों के दोनों वापस से बन के निकल जाते हैं किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। बल्कि एक बात बताओ, जब हम लोगों ने लाइट रिएक्शन पढ़ी थी तो दो ही तो क्या बनाते हैं प्रोडक्ट, एक ATP, दूसरा NADPH2, बोलो हाँ कि ना। अरे ये जो पूरा कहानी है ना, यही कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस है। देखो केमिकल के थ्रू हो रहा है, ऑस्मोसिस होगा, पार हो रहा है और एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस यही नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी चलता है। और अगर ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया तो अच्छी बात है। इसके अलावा एनसीईआरटी इसके अंदर 3 पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या बताएगी कि अपने पास में जो प्रोटॉन है बाहर स्ट्रोमा के अंदर, उनको पकड़ के अंदर लाया गया। मतलब हम क्या बोलेंगे कि प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट इनटू ल्यूमन in lumen from proton transport into lumen from stroma by किसके थ्रू, प्लास्टोक्विनोन, किसके थ्रू, प्लास्टोक्विनोन। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम क्या बोलेंगे, जब हम पहला पॉइंट इसको बोले तो दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, वाटर को तोड़ा जा रहा है, क्या होगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ, यस और नो, या सिंपली बोल रहा हूं बेटा मैं, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, और वाटर के टूटने से क्या होगा, प्रोटॉन क्रिएट होंगे, यस और नो, प्रोटॉन फॉर्म होंगे, वो भी किस कहां, टुवर्ड्स द ल्यूमन, यस और नो। दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी पढ़िएगा, ये बहुत आसान से है, उन्होंने थोड़ा सा लेंदी उसको एक्सप्लेन करके लिखा है, लिखना जरूरी है क्योंकि वो किताब है और ये हमारे पास यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, समझ भी रहे हैं सब। तीसरा क्या हुआ, प्रोटॉन को यूज कर लिया गया, प्रोटॉन यूज इन किसमें, NADPH2 के फॉर्मेशन में, यस और नो। अरे ध्यान से देखिए, यूज कर लिया गया, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि एंजाइम लगा होता है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, यस और नो, बाय FNR, यस और नो। FNR क्या कर देगा, स्ट्रोमा के बाहर की तरफ स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहने वाले प्रोटॉन को यूज करवा देगा। क्या इतनी बातें समझ आ रही है, यही तो एनसीईआरटी वाला क्या है, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या ये अच्छे से समझ आई, हाँ या ना। इससे आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम है क्या, where use of ATP and NADPH2। हाँ भाई, किसी को अगर इनका फुल फॉर्म की ना पता हो तो लिख लो, इसको फियोफाइटिन कहते हैं, इसको प्लास्टोक्विनोन कहते हैं, इसको साइटोक्रोम कहते हैं, इसको प्लास्टोसाइनिन कहते हैं, और ये फोटोसिस्टम 1 है और ये फोटोसिस्टम 2 है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब अपने पास और किसी का नहीं बचा है ना भाई,
नहीं, FeH का क्या बताया था, आयरन सल्फेट। FnR, FD का फेरेडेक्सिन, FnR का बताया तो था अभी फेरेडेक्सिन, NADP रिडक्टेज, NADP का निकोटिनामाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट, यस और नो। चलिए इससे आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हम यूज पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी क्या कहती है कि भैया यूज बाद में आप बताइएगा, पहले ये बताओ कि डार्क रिएक्शन जो है कहाँ होता है बेटा इसका यूज, डार्क रिएक्शन, हाँ या ना, देख रहे हो अपने लिए एनर्जी खुद प्रोड्यूस की जा रही है। बोला है कि डार्क रिएक्शन जो है, क्या ये सही नाम है डार्क रिएक्शन? एनसीईआरटी खुद कहती है ये कैसा नाम है, मिसनोमियल, हाँ या ना। मिसनोमियल का मतलब नाम थोड़ा सा ठीक नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि पहला कारण इसमें जो यूज हो रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है, हाँ या ना। क्या है लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बेटा, एटीपी और NADPH2। इसके अलावा इसमें बेटा रूबिस्को काम कर रहा है, और रूबिस्को वो क्या करता है बेटा, टेम्परेचर और लाइट को प्रायोरिटी देता है, ठीक है ना। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से क्या होगा, डार्क रिएक्शन का नाम सही नहीं है, वो एक्चुअल में एकदम कंप्लीटली डार्क नहीं होती है। बस हाँ ये कह सकते हैं कि वो इनडायरेक्टली, या हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन के ऊपर चलती है, बस ठीक है। आगे बढ़े, और इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइट नहीं है। चलिए इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं कि डार्क रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा मेल्विन केल्विन भाई साहब के बारे में। जानते हो मेल्विन केल्विन जो है वो कौन है, क्या उन्होंने किया है, किस प्लांट के ऊपर वर्क किया है? प्लांट का नाम पता ही होगा, क्या नाम है? चलिए हम बता देते हैं, ध्यान से आप सुनिएगा भाई। तो अपने पास आता है केल्विन एक्सपेरिमेंट। केल्विन ने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। कौन से प्लांट के ऊपर? एक एक्वेटिक एल्गा लिया, वो भी कैसा एल्गा भाई, हम लिखेंगे यहां पर ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गा। और इस एल्गा, उस प्लांट का नाम क्या है? सर एल्गी तो सुना था, एल्गा क्या होता है भाई? मेल फीमेल वाला केस नहीं है, हम एल्गा सिंगल प्लांट को बोलेंगे और एल्गी बहुत सारे, जैसे बैक्टीरियम और बैक्टीरिया। चलिए तो ये जो ग्रीन एल्गी है, ये एल्गा है, उसका नाम था बेटा क्लेडोफोरा। कौन सा प्लांट लिया? क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करते हुए इन्होंने कार्बन का जो आइसोटोप है, जिसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप के नाम से जानते हैं, किसके नाम से? रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक यूज की थी, रेडियो एक्टिव टेक्निक यूज की थी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या है? कार्बन का नॉर्मल जो अपने पास क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है, वो 12 होता है, इन्होंने कार्बन 14 यूज किया, मतलब उसका मोलिकुलर वेट बढ़ा दिया। एक बात बताओ, मेरा नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है और मैं किसी के पास बैठा हूं, मतलब मुझे को बुखार आ गया, तो वो आसानी से उसको डिटेक्ट कर सकता है। कैसे? तो उसको हीट फील होगा, भाई ये तो सर को तो बुखार हो गया, जिसकी वजह से बेटा इसका ऐसा इसका भी है। जब हम इसका क्या करते हैं, मोलिकुलर वेट बढ़ा देते, उसको एक्साइटिंग स्टेट के अंदर प्रोवाइड करा देते, तो उससे लगातार रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती रहती है, जिसको डिटेक्ट करना आसान है। और इसको डिटेक्ट करना आसान है तो आसानी से पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में कहां क्या किया। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया, क्लेडोफोरा लिया, और क्लेडोफोरा के अंदर क्या कराई, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कराई, और प्रोसेस के अंदर देखा, माना कि उन्होंने ए, बी और सी 3 प्रोडक्ट आए। ये क्या है बेटा? ये है प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये जो प्रोडक्ट्स आए ए, बी और सी, मान लेते हैं ऐसे। तो इन्होंने ये जो क्लेडोफोरा लिया था, इस क्लेडोफोरा के अंदर मानो कि यहां पर जो कार्बन प्रोवाइड किया गया वो कार्बन 14 था। अच्छा कार्बन ही क्यों? क्योंकि बेटा कार्बन को ट्रेस करना था कि कार्बन ही एक्चुअल में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है कि नहीं। तो जो CO2 लिया वो कैसा लिया? कार्बन 14 वाला CO2 लिया। इस एनवायरमेंट के अंदर जब इस क्लेडोफोरा को क्या किया गया, इस क्लेडोफोरा को यूज किया गया, या हम बोलेंगे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, फोटोसिंथेसिस की गई,
मानो कि ये 5 मिनट के लिए फोटोसिंथेसिस कराएगी, माना, फिक्स नहीं है, ठीक है ना। मानो कि 5 मिनट के लिए फोटोसिंथेसिस कराई और 5 मिनट के बाद उन्होंने रिजल्ट देखा, वही टेस्ट वेस्ट करने के बाद में, तो क्या देखा कि एक्चुअल में इसके पास जो प्रोडक्ट ए है, बी है और सी है, प्रोडक्ट ए के अंदर रेडियो एक्टिविटी आई। क्या आई? रेडियो एक्टिविटी। प्रोडक्ट ए क्या है? रेडियो एक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला कार्बन फिक्स हुआ वो प्रोडक्ट ए के अंदर आ चुका है, यस और नो, इसके अंदर C14 आ चुका है, सिंपल। जबकि प्रोडक्ट बी के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई, प्रोडक्ट सी के अंदर भी कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? इससे आगे जब उन्होंने देखा कि चलो यार ये तो गड़बड़ हो गया, और थोड़ा देखते हैं कि 2 में नहीं दिखाई दे रहा, 1 में दिखाई दे रहा है, तो 5 मिनट के लिए मानो फिर से उन्होंने इसके अंदर क्या कराया, फोटोसिंथेसिस कराई, वही 5 मिनट के लिए लाइट वाइट प्रोवाइड की, प्रोसेस चलाया, है ना, माना ऐसा ऐसा करके, लेकिन वो प्रोसेस पूरा प्रॉपर था। अब यहां पर जब हम देखते हैं, ये तो लिख लिया होगा भाई तुम लोगों ने, जब इन्होंने प्रोसेस चलाया तो प्रोसेस चलाने के लिए इन्होंने क्या देखा, इसके अंदर ये जो अपने पास में प्रोडक्ट क्या है, एक्लाइडोफोरा प्लांट, इसके अंदर जब फोटोसिंथेसिस कराई तो यहां पर लिख दो भाई C14 इसके अंदर आ गया। कौन सा? C14। इसके अंदर जब देखा तो प्रोडक्ट ए, बी और सी, बेटा ए के अंदर तो ऑलरेडी आ चुका था, मतलब जो आने वाला होगा उसके अंदर भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप, मतलब इसके अंदर C14 आ चुका था। इन्होंने क्या देखा कि बी प्रोडक्ट के अंदर भी C14 था, मतलब ये भी रेडियो एक्टिव था, यस और नो, ये भी रेडियो एक्टिव है और ये भी रेडियो एक्टिव है। सी के अंदर अभी तक कोई रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं है। वहीं पर नेक्स्ट में अगर हम जब देखते हैं तो 5 मिनट के लिए फिर क्या कराया गया, है ना, प्रोसेस फिर कराया गया, और प्रोसेस कराने के बाद में लास्ट में क्या देखे, लास्ट में हम देखे प्रोडक्ट ए के अंदर भी रेडियो एक्टिव, बी के अंदर भी रेडियो एक्टिव और सी के अंदर भी रेडियो एक्टिव, और इससे अलावा ए बी सी ही 3 ही प्रोडक्ट बनते हैं, इसके अलावा बाकी प्रोडक्ट, इन्होंने 3 को प्रायोरिटी दी, ठीक है ना। तो जब ऐसा देखा तो इन्होंने क्या पता चला, पहली बात कि भाई ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, स्टेप वाइज चल रहा है। क्यों? पहले बेटा ध्यान दीजिए, इन तीनों में से किसी एक में भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं की, पहले में रेडियो एक्टिविटी आई, फिर दूसरे में आई, फिर तीसरे में आई, है ना। ये प्रोसेस लगातार चल रहा है, मतलब तीनों में, इसमें भी C14, इसमें भी C14 आया और इसमें भी C14 आया, ठीक है। जब ये सब चीजें देखी, उन्होंने देखा कि ये एक्चुअल में एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, और ये भी देखा कि ये बात सच होगी कि CO2 ही क्या फॉर्म करता है, CO2 रिड्यूस होता है और रिड्यूस होकर के क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है और स्टार्च हो सकता है, इसके अलावा बाकी शुगर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूं। चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन पे उन्होंने एक साइकिल दी जिसको हम पढ़ते हैं केल्विन साइकिल के नाम से। किसके नाम से पढ़ते हैं हम लोग? केल्विन साइकिल, ठीक है। अब ये जो केल्विन साइकिल है, इसी केल्विन साइकिल का नाम क्या है? C3 साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नाम? चलिए, तो ये अपने पास में केल्विन साइकिल है। अब इस केल्विन साइकिल को हम कैसे पढ़ेंगे? देखो हुआ क्या है एक्चुअल में, इसके अंदर जो पूरा प्रोसेस हुआ है ना, तो इस प्रोसेस के अंदर पूरा हुआ क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ है, तो रियलिटी ये पाई गई कि वहां पर एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है RUBP। क्या नाम है? RUBP, राइबुलोज 1,5 बिस्फोस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिस्फोस्फेट। RUBP ये एक्चुअल में 5 कार्बन का कंपाउंड है। कितना कार्बन? 5। और 5 कार्बन के कंपाउंड में मानो कि एक मॉलिक्यूल हमने लिया है और इसमें 5 कार्बन के कंपाउंड में यहां पर फिक्स हो गया कौन? एक CO2, ठीक है। जब इसके अंदर एक CO2 जुड़ा, यहां पर जो एंजाइम काम कर रहा था उसका नाम इसके ऊपर है। क्या नाम है? रूबिस्को,
RUBISC। बेटा ध्यान से देखिएगा, R और U, R कैपिटल है, U स्मॉल है, B कैपिटल है, IS स्मॉल है, C कैपिटल है और O कैपिटल है, क्योंकि इनके एक मतलब है। कैसे? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, इसका पूरा नाम है। ठीक है, वहीं पर हमने क्या देखा कि 5 कार्बन के कंपाउंड में एक कार्बन ये जुड़ गया, तो कितने कार्बन होने चाहिए टोटल? 6 कार्बन से 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए? 3PGA के। सर आपने 2 भी लिख दिया और 3 भी लिख दिया? नहीं बेटा, 2 जो है ये एक्चुअल में किसके लिए है? ये जो 2 है ये किसके लिए है? इसके 2 मॉलिक्यूल के लिए, और ये जो 3 है ये फॉस्फेट की पोजीशन है, तो हम इसको बोलेंगे क्या? 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। बात समझ आई? 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड कितना कार्बन कंपाउंड है? हम बोलेंगे सर ये 3 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब 3 × 2 6 कार्बन यहां पर आ गए। अब इसके बाद में यहां पर प्रोसेस क्या हुआ? ये जो 3PGA बना, ये 3PGA को मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? PGAL। इसको भी हम 3PGL के नाम से जानते हैं, मतलब इसके भी कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। ध्यान से आप देखिएगा, जब ये 3PGL में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी कितना कार्बन कंपाउंड? 3 कार्बन, क्योंकि बेटा पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है स्टेबल प्रोडक्ट, वो 3 कार्बन का है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इसीलिए इसका नाम C3 साइकिल। कितने बने? हाँ, यहां पर हम सिंपल बोलेंगे 3 PGL बने। देखो मैं सिंगल साइकिल पढ़ा रहा हूं, जब हम इसको पूरा देखेंगे तब हम इसको देखेंगे एक बार और एक्चुअल में होता क्या है। तो 2 PGA बने, सॉरी PGL बने। PGL क्या है? जब हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। पहला NADPH2 जो बनाया था ना, कितने? 2, एक के लिए एक, तो दूसरे के लिए दूसरा, तो वो उसका एक्चुअल में क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो गया होगा? रिडक्शन। स्टेप बताएंगे अभी। इसका क्या हो गया होगा? रिडक्शन। चलिए, यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होने से बना क्या है? यहां पर 2NADP+, और ये NADP+ कहां यूज हो जाता है? लाइट रिएक्शन में। कहां पे? लाइट रिएक्शन में। वापस चला जाता है, समझे कि नहीं समझे? वापस चला जाता है, लाइट रिएक्शन में यूज होता है। ये वापस से फिर कन्वर्ट होकर यहां आ गई, ये साइकिल चलती है। समझे कि नहीं समझे? यहां पर ये तो होता ही है, इसके साथ ही साथ यहां पर ATP का खर्च भी होता है। कितने ATP? 2 ATP। कितने ATP? 2 ATP। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ADP। यस और नो? जब यहां पर हम देखते हैं तो 2 ADP और 2 ही क्या निकल आते हैं बेटा? PI। एक साइकिल बता रहा हूं, फिर बता देता हूं। ये दोनों चीजें खर्च हो गई। खर्च होने के बाद में ये बना, यहां से वापस से ये रिजनरेशन होता है, जिसको हम स्टेप को भी रिजनरेशन कहते हैं। पहले स्टेप को बताऊंगा कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, दूसरे को रिडक्शन, तीसरा रिजनरेशन। ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा, इसको हटा देता हूं मैं, कि ये जो रिजनरेशन हुआ है, मेरे को एक बात बताओ, ये कितना कार्बन कंपाउंड है? 5। तो एक कार्बन कहीं गया होगा। यस और नो? बेटा एक जो कार्बन है वो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, और फिक्स होते हैं किसकी फॉर्म में? बाकी एक साइकिल में एक कार्बन, तो 6 साइकिल में 6 कार्बन इंटू 6 मान लेते हैं, और क्या बना देगा? मान लेते हैं अभी के लिए कि ग्लूकोज बना लेता है। ठीक है, या फिर ऑब्लिक करके क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बार बार लिखा है स्टार्च बनाता है, सॉरी क्या बनाता है? ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, तो स्टार्च भी डायरेक्ट बना सकता है। याद रखना, स्टार्च क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है, ये इस वाले प्रोसेस से। बेटा एक कार्बन यहां चला गया, तो 6 में से एक कार्बन जब यहां फिक्स हो गया, तो 5 कार्बन वापस से RUBP में कन्वर्ट हो गए। ये एक साइकिल है। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, उस स्टेप का नाम है कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है? कार्बोक्सिलेशन। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है बेटा रिडक्शन। क्या है?
रिडक्शन। और तीसरा स्टेप क्या है, वो है रीजेनरेशन। अब तुम बोलोगे सर जो 3 प्रोडक्ट थे वो कौन कौन थे? ये जो 3 प्रोडक्ट हमारे पास थे ये कौन कौन थे? बेटा पहला प्रोडक्ट था पीजीए, मतलब ए क्या था, वो था पीजीए। दूसरा प्रोडक्ट पीजीएल। और तीसरा प्रोडक्ट क्या था बेटा? पीजीएल मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड लिख लीजिएगा। तीसरा प्रोडक्ट क्या था? वो जो कार्बोहाइड्रेट हमने बनाया, अरे हाँ ना भाई, वो मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में जो कार्बन 14 लिया था ना, वो कार्बन यहां फिक्स होकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ये हो गई केल्विन साइकिल। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें इनपुट और आउटपुट बताए हुए हैं। यस और नो? एक और साइकिल हम लोग पढ़ेंगे आगे, इनपुट और आउटपुट बताए हुए। अगर हम इसमें इनपुट की बात करें क्या दिया और क्या मिला, आउटपुट की बात करें, तो मेरे को एक बात बताओ, हमने क्या क्या खर्च किया पहले वो देख लो बेटा। हमने, अरे यहां पर कितने एटीपी, एक एटीपी खर्च होती है और कन्वर्ट हो जाती है इसमें एडीपी प्लस पीआई। ठीक है, ये लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो टोटल एटीपी जो खर्च हुई वो देखो पहले, कितनी एटीपी? 3 एटीपी यूज हुई जी। कितनी मिली? 3 एडीपी मिला और प्लस में पीआई मिला। क्या खर्च हुआ? 2 NADPH2। क्या मिला? 2 NADP प्लस। इसके अलावा जी हमने एक साइकिल में एक एक यूज किया। देखिए ध्यान से आप सुनिएगा, पहले मैं यहां पर जो इनपुट आउटपुट बता रहा हूं वो सिंगल साइकिल को बता रहा हूं। अभी इसको मैं 6 कभी कभी बताऊंगा। सिंपल, यहां पर एक एक हो गया, ये हो गया। देन कितना कार्बन फिक्स हो गया, हम बोलेंगे कितना CO2 दिया, तो एक CO2 गया और वो फिक्स होगा भाई, एक में तो फिक्स नहीं होगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब इस साइकिल हम चलाते तो यहाँ पर ये इकट्ठे बल्क में इकट्ठे होते हैं और बल्क में ये प्रोसेस हम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगल सिंगल देखते हैं अलग अलग। ठीक है, तो अब मैं इसको एक बात बताओ, अगर मैं इसको 6 से गुना कर दूं तो कितने होंगे? 18 एटीपी। बोलो हाँ कि ना? अगर इसको भी 6 तो ये भी 18, इसको भी 6 से गुना। 6 क्यों बोल रहा हूं? एक साइकिल में एक कार्बन, तो 6 साइकिल में 6 कार्बन फिक्स होकर के ग्लूकोज बनेगा ना भाई। ग्लूकोज में कितने कार्बन? 6 कार्बन। यस और नो? तो 18 एटीपी, यहां पे 12 NADPH, मतलब क्या हुआ कि 12 NADP, और यहां पे कितने? 6 CO2, और बना क्या? एक ग्लूकोज बना। यस और नो? बात समझ आ रही है? ये अपने पास टोटल खर्च। ठीक है, खर्च होने के बाद मिला क्या, वो चीजें हैं। एडीपी और प्लस में जो पीआई होते हैं 18 के 18, ये यूज हो जाते हैं दोबारा से जाकर के कहां पर? लाइट रिएक्शन में। बात समझ आई? हाँ है ना? तो लाइट रिएक्शन में जब ये यूज हो जाते हैं तो सिंपली हम बोलेंगे ठीक है भाई, वापस फिर आएंगे, फिर साइकिल चलाएंगे। तो ध्यान से आप देखिएगा बेटा कि रियलिटी में क्या होता है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे हटा देता हूं, ये वाला, सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए, अगर मैं ये बोलूं कि अपने पास मुझे टोटल कितने कार्बन फिक्स करने? 6, तो यहां पर जो प्रोसेस है हमारे पास में, एक साइकिल 3 वाले चला लूं तो फिक्स हो जाएंगे, 6 वाले चला लूं तो फिक्स हो जाएंगे। सिंपल। तो हम इकट्ठा भी हम लोग चला के देख सकते हैं, लेकिन बच्चों तुम्हारे लिए ये बेस्ट है, इसी से तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर तुम इसके अलावा किसी दूसरी साइकिल देखोगे, देखो हायर बुक्स के अंदर ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर 2 PGL बनते, यहाँ पर PGL बनते हैं और वो PGL, एक PGL डाई हैप में कन्वर्ट होता है और डाई हैप से एक PGL में रहता है, और ये दोनों, ये जो डाई हैप और PGL होते हैं, ये दोनों में रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद में तब जाके कहीं ग्लूकोज या फिर क्या बनता है, तो अपने पास में कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये प्रोसेस चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, लेकिन तुम्हें ये काम आने वाला है, इसको ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और ये आसान भी है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, एक डाइहैप में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बेटा आइसोमेरेज एंजाइम से इसको पीजीएल और डाइहैप में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसान है। ये कीटोन सुगर है और ये वाला एल्डोल सुगर है, दोनों याद है ना?
ये आपके पास हो गया केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल से आगे जब बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि रूबिस्को की थोड़ी सी कहानी है। रूबिस्को क्या है, कैसा है? ये बेटा मोस्ट एविडेंट प्रोटीन है, जो या हम बोलेंगे एंजाइम है, जो क्या करता है, केल्विन साइकिल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब केल्विन साइकिल के लिए ये जो जरूरी है, ये काम क्या करता है? तो रूबिस्को की थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं, उसके बाद में C4 साइकिल देखेंगे। केल्विन साइकिल एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आया? आया तो कमेंट में आप यस लिखिएगा, ठीक है ना? और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ध्यान से आप देखिए बेटा, बात करते हैं किसकी? रूबिस्को की। रूबिस्को की फुल फॉर्म राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ध्यान से आप सुनिए बेटा, जब ये कार्बन से क्या करे? बाइंड अप करे। देखो रूबिस्को कार्बन से बाइंड अप करेगा तो कार्बोक्सिलेज कहलाएगा, और जब ये कार्बन के अलावा ऑक्सीजन से बाइंड अप करे तो ऑक्सीजनेज कहलाएगा। सिंपल। कहने का मतलब मानो कि अपने पास रूबिस्को है, ठीक है? ये कौन है? रूबिस्को, है ना? ऐसा लगता है कि हॉलीवुड का कोई हीरो है। ध्यान दीजिए, यहां पर एक साइट में तो इसके पास मानो कि आरयूबी पे बाइंड है, दूसरे साइट में या तो भाई दूसरे साइट में या तो CO2 बाइंड होगा, ठीक है? या और लिख रहा हूं, ध्यान से आप देखिए बेटा, और को हाईलाइट कर दिया मैंने, क्या बता रहा हूं? या तो CO2 या फिर O2, इन दोनों में से कोई एक बाइंड होगा। मैंने अभी भी क्या बोला? जब CO2 से बाइंड हो तो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेज, और जब ऑक्सीजन से बाइंड हो तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेज। ये रूबिस्को की कहानी है। अब कब ये CO2 से बाइंड होता है और कभी O2 से बाइंड होता है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो एनसीईआरटी ने इसके तुरंत बाद C4 साइकिल दी हुई है, लेकिन सीक्वेंस अगर बनाना है तो इसी तरीके से बना सकते हो। ध्यान से आप देखना कि जब ये CO2, कब ये CO2 के साथ और कभी O2 के साथ बाइंड अप करता है, तो CO2 के साथ बाइंड करने के लिए या बॉन्ड बनाने के लिए, फिर CO2 को फिक्स करने के लिए इसको कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, CO2 का कंसंट्रेशन कैसा हो? कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। दूसरा, CO2, देखो CO2 का कंसंट्रेशन हाई होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अपने आप सीधी बात होगा, लेकिन ऑक्सीजन का, इसके अलावा दूसरा क्या मिलेगा भाई? हाई लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाई लाइट इंटेंसिटी। और इसके अलावा तीसरा बोल सकते हैं कि O2 का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये CO2 से बाइंड करेगा, ठीक है ना? अब किस कंडीशन में O2 के साथ बाइंड अप करेगा? तो O2 के साथ बाइंड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? O2 के साथ बाइंड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि O2 के साथ बाइंड कब करेगा। पहला, इसका उल्टा कर दो। पहला बेटा क्या? CO2 का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? कम। O2 का ज्यादा, बिल्कुल सही बात है। O2 का क्या होगा? कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? O2 के साथ बाइंड अप कर देगा। और तीसरा कंडीशन कि हाई लाइट इंटेंसिटी हो। कैसी इंटेंसिटी हो? हाई लाइट इंटेंसिटी। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इन कंडीशंस में ये O2 और CO2 के साथ बाइंड अप करता है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी, नहीं, मर्जी कुछ नहीं है, कंडीशन जैसी मिलेगी वैसा काम करेगा, ठीक है? अब जब ये O2 के साथ बाइंड अप करता है तो ये चलाता है क्या? फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले। फोटो रेस्पिरेशन और प्लस साथ में क्या? C4 साइकिल। क्यों? फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए क्या मॉडिफिकेशन किया है और किस तरीके से उसने अपने आप को चेंज किया, वो हम देखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी। शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बाकी स्टूडेंट्स को भी भेजें अगर उनको बहुत आसान लैंग्वेज में अगर पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।